हेलो दोस्तों, आज हम लोग वर्ग 10 एनसीईआरटी का अध्याय 4 पेज नंबर 25 अध्याय का नाम संस्कृत साहित्य लेखिका आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। आज तक जितने भी परीक्षा हुआ है सभी परीक्षाओं में इस अध्याय से करीबन 3-4 प्रश्न ऑब्जेक्टिव तो पूछा ही गया है और साथ ही साथ सब्जेक्टिव भी प्रश्न पूछा गया है। इसलिए यह चैप्टर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आप कहीं जाइएगा नहीं, इस वीडियो को पूरी तरह देखें। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तो आज हम लोग पढ़ने के लिए जा रहे हैं वर्ग 10 क्लास का अध्याय 4 संस्कृत साहित्य लेखिका पेज नंबर 25। तो हम लोग जानते हैं कि संस्कृत साहित्य लेखिका में केवल जो है लेखिकाओं का वर्णन इस अध्याय में किया गया है। जिस तरह साइकिल में 2 पहिए होते हैं और वह मोटरसाइकिल उस पहिए के कारण ही चलता है, ठीक उसी तरह समाज भी एक गाड़ी है और यह समाज जो गाड़ी है इसमें भी 2 पहिए हैं, एक स्त्री और एक पुरुष है और इन्हीं दोनों के कारण हमारा समाज चलता है। तो आइए हम लोग जानते हैं कि इस पाठ में कि ये वेद जो है इसका संख्या 4 है, जिसमें ऋग्वेद आता है, सामवेद आता है, यजुर्वेद आता है, अथर्ववेद आता है। लेकिन हम लोगों को सामवेद और यजुर्वेद के बारे में इस अध्याय में नहीं पढ़ना है। हमें पढ़ना है इस अध्याय में ऋग्वेद और अथर्ववेद के बारे में। इससे पहले हम लोग जानते हैं कि ये वेद की संख्या 4 है और वेदांग की संख्या 6 है और इसमें जो है कुल उपनिषद की संख्या 108 है। पूछा जाता है परीक्षा में कि वेद की संख्या कितना है? 4। वेदांग की संख्या कितना है? 6। अब उपनिषद की बात करते हैं तो कुल उपनिषद जो है इसका संख्या 108 है, जबकि मूल उपनिषद की बात करें तो इसका संख्या 13 है। जैसे ईश, वास, कंठ, प्रश्न, मांडुक, ऐत्राय, तेत्राय, छंदोग, बृहदारण्यक, ये सब उपनिषद है। तो कुल मिलाकर 13 उपनिषद है। तो हम लोग ये जानते हैं कि इस पाठ में कि ऋग्वेद जो है सबसे प्राचीन जो है ये वेद है और इस वेद में जो है कुल मिलाकर 24 ऋषिकाओं के बारे में वर्णन किया गया है। ऋग्वेद में जितने भी गद और पद लिखा गया है उस गद और पद में इस ऋषिकाओं का भी योगदान है, जिसमें 24 ऋषिका का नाम आया है। उसके बाद अथर्ववेद, सबसे बाद में इस वेद का रचना किया गया है, इसलिए इसको अथर्ववेद को बाद का वेद भी कहा जाता है। अर्थात ये बाद का वेद अथर्ववेद है। इसमें जादू टोना का इसमें वर्णन है। इसमें जो है इस वेद में जो है कुल मिलाकर 5 ऋषिकाओं के बारे में चर्चा किया गया है। ऋषिका अर्थात लेखिकाओं के बारे में चर्चा किया गया है, जिसमें इसका नाम है 5 लेखिकाओं का यमी, अपाला, उर्वशी, उसके बाद इंद्राणी, वगाम्भीरिणी। ये 5 महत्वपूर्ण ऋषिकाएं हैं और इसका वर्णन बहुत ही सुंदर तरीके से अथर्ववेद में मिलता है, इसीलिए इसमें नाम आया है। अब थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं लौकिक संस्कृत साहित्य के बारे में। यह लौकिक संस्कृत साहित्य जो है इस संस्कृत में जो है कुल मिलाकर 40 लेखिकाओं का वर्णन है और इस 40 लेखिकाओं में 150 अर्थात 150 गद और पद के बारे में जानकारी मिलता है। यानी हम देख रहे हैं कि स्त्रियों का वर्णन हर क्षेत्र में मिल रहा है। यानी हम यहाँ पर देख रहे हैं कि इसी लौकिक संस्कृत साहित्य में जो 40 लेखिकाओं का वर्णन किया गया है, जिसमें 150 गद और पद है, उसी में से एक ऋषिका जिसका नाम था विजयंका, और विजयंका जिसका रंग श्याम वर्ण है, यानी कि श्यामला रंग का है। तो श्याम वर्ण की है ये विजयंका थी। ये बहुत विदुषी थी। ये दंडी के द्वारा सर्व शुक्ला का
इसके बारे में बताया गया है। हम लोग जानते हैं इसी के मध्य में कि एक राजा जनक का नाम तो सब सुने ही हैं। उनके दरबार में बहुत सारे ऋषि थे, बहुत विद्वान थे। उन्हीं के दरबार में एक ऋषिका भी थी जिसका नाम था गार्गी, और वो गार्गी बहुत विदुषी थी। बहुत सारे ऋषिकाओं को शास्त्रार्थ में पानी पिला देते थे। इतना जो है जानकार ऋषिका उस समय में होना, ये आज के लिए दुर्लभ बात है। तो उस जनक के सभा में ऋषिका का वर्णन बहुत सुंदर तरीके से मिलता है, बहुत विदुषी थी। उसके अलावा महाभारत भी है, उसमें भी ऋषिकाओं के बारे में वर्णन मिलता है। अब हम लोग बात करते हैं कि क्या स्त्री वैदिक काल तक ही था या राजा महाराजाओं के समय में भी स्त्रियां शिक्षा प्राप्त करती थी। तो हम लोग जानते हैं कि 8वीं सदी में चालुक्य वंश हुए थे, और चालुक्य वंश के जो महान सम्राट जो थे उसका नाम था चंद्रदित्त। और चंद्रदित्त की एक पत्नी थी जिसका नाम था विजय भट्टारिका। और विजय भट्टारिका वह संस्कृत का अध्ययन करती थी, बहुत अध्ययन करती थी संस्कृत का। और संस्कृत में वो इतना अध्ययन कर ली थी कि उसने जो है यानी कि विजयंका का तुलना जो विजय भट्टारिका का तुलना जो है विजयंका से क्या जाने लगा। अब आश्चर्य करने वाली बात यह है कि ये विजयंका के तरह ही वो विद्वान बन गई थी। जैसे यूरोप महादेश में एक महान सम्राट हुए थे जिसका नाम नेपोलियन था, और गुप्त वंश के एक शासक समुद्रगुप्त हुए थे जो उन्हीं शासकों की तरह ये भी काम करते थे, जिसके कारण इनको भी एक समुद्रगुप्त को भी नेपोलियन कह दिया। उसी प्रकार ये विजय भट्टारिका जो है ये संस्कृत का अध्ययन इतना प्राप्त कर ली कि बहुत सारे विद्वानों का मानना है कि विजय भट्टारिका जो है विजयंका की तरह जो है वो अध्ययन कर ली थी, बहुत जानकार थी। उसके बाद हम बात करते हैं 14वीं सदी का। 14वीं सदी में विजयनगर साम्राज्य का नाम तो सब सुने हुए। 1336 ईस्वी में हरिहर राय एवं बुक्का के द्वारा उसका स्थापना किया गया जो संगम वंश के थे। अब देखिए कि विजयनगर साम्राज्य के एक महान राजा हुए थे जिसका नाम था कंपारण्य, और कंपारण्य की एक रानी जिसका नाम गंगा देवी। और गंगा देवी ये भी विजयंका की तरह, विजय भट्टारिका की तरह बहुत अध्ययन कर ली थी संस्कृत में, और अपने अध्ययन के बल पर, अपने जो है ज्ञान के बल पर जो है इसने एक पुस्तक का रचना किया जिसका नाम था मधुरा विजयम। और मधुरा विजयम ये पुस्तक का इसने रचना किया। बहुत सारे ऐसे परीक्षा हैं आपका जो है उसमें परीक्षा में पूछा गया है कि मधुरा विजयम की रचना किसने किया। गंगा देवी ने किया, विजय भट्टारिका को तुलना किससे किया गया, विजयंका से किया गया। तो बहुत सारे प्रश्न इसी तरह से आता है। हम लोग जानते हैं कि ये 16वीं सदी के बारे में, ये 16वीं सदी के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि 16वीं सदी में भी एक महान सम्राट हुए थे जिसका नाम था अच्युत राय। और अच्युत राय की भी एक पत्नी हुई थी जो संस्कृत के क्षेत्र में बहुत अध्ययन की थी, जैसे श्याम वर्ण की विजयंका की थी और विजय भट्टारिका की थी। मधुरा विजयम की लेखिका जो है गंगा देवी ने की थी, यमी अपाला इंद्राणी वगम भिरिनी ने की थी, या फिर जनक के सभा में विदुषी गार्गी ने अध्ययन की थी। ठीक उसी तरह 16वीं सदी में अच्युत राय की पत्नी तिरुलांबा ने भी संस्कृत में अध्ययन किया, और इसने अध्ययन के बल पर एक पुस्तक का रचना किया जिसका नाम रखा चंपू काव्य। और ये चंपू काव्य आज भी ये किताब प्रसिद्ध है। आज भी हम ये किताब जो है पटना में हम गांधी मैदान के सामने किताब का स्टॉल लगता है, वहाँ भी खरीद सकते हैं, इधर उधर बाजार में भी खरीद सकते हैं, ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण पुस्तक है जिसका रचना जो है ये तिरुलांबा ने की थी। अब हम बात करते हैं इसी के तहत आधुनिक काल की। आधुनिक काल में पंडिता क्षमा राव
देखिए ब्रैकेट में 1890 से 53 दिए, यानी कि 1890 में इनका जन्म हुआ और 1953 में इसका मृत्यु हुआ। परंतु इस जीवन काल में पंडिता क्षमा राव जिन्होंने बहुत सारे पुस्तकों का रचना किया, ये गांधी जी से प्रभावित थे। और इनके पिता का नाम शंकर पांडुरंग पंडित था, जो संस्कृत के ये भी बहुत बड़े विद्वान थे। इतने बड़े विद्वान थे कि इसने जो है अपने तरह ही जो है अपनी पुत्री पंडिता क्षमा राव को भी विदुषी जो है बना दिया। अब हम लोग जानते हैं कि पंडिता क्षमा राव जिसने अपने पिता के नाम से ही एक पुस्तक का रचना किया जिसका नाम था शंकर चरितम। इसके अलावे भी उसने जो है बहुत सारे पुस्तकों का रचना किया, जैसे ग्राम ज्योति, मीरा लहरी, कविता मुक्तावली। इसके अलावे भी सत्याग्रह गीता का रचना किया, गांधी दर्शन प्रभाविता का रचना किया, विचित्र परिषद यात्रा का रचना किया, और ग्राम ज्योति का चर्चा तो हम कर ही दिए हैं, कथा मुक्तावली का भी चर्चा की। ये सब पुस्तक का रचना जो है ये पंडिता क्षमा राव ने की थी। अब हम बात करते हैं कि वर्तमान काल, आज के वर्तमान काल यानी कि आज के समय में भी बहुत सारे स्त्रियां हैं जिन्होंने जो है बहुत सारे जो है संस्कृत के क्षेत्र में जो है नाम किया है। जैसे कि आज वर्तमान काल में जो है जैसे पुष्पा दीक्षित, बनमाला, भवलाकर, मिथिलेश कुमारी जैसे स्त्रियां हैं जो बहुत योगदान वर्तमान समय में दे रही है। यानी हम देख रहे हैं कि स्त्री का भी हर क्षेत्र में योगदान है। जैसे कि हम बात करते हैं कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू है तो भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी भी है। यानी कि हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री पद में भी स्त्रियों का योगदान है। राष्ट्रपति अगर प्रथम जो है राजेंद्र प्रसाद है, उसने अगर देश में अगर भूमिका अगर उसने निभाया है तो इधर प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भी है। क्रिकेट के क्षेत्र में वीरेंद्र सहवाग, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली है, तो क्रिकेट के क्षेत्र में मिताली राज भी है। वैज्ञानिक के क्षेत्र में अगर पुरुष वर्ग में अगर वैज्ञानिक है तो इधर स्त्री वर्ग में भी कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स भी है। यानी कि हर क्षेत्र में शिक्षक विद्यालय में अगर पढ़ाकर विद्यार्थी को शिक्षा दे रहे हैं, छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं, समाज में योगदान अगर दे रहे हैं तो शिक्षिका भी दे रही है। समाज में आज वार्ड हो, चाहे पंच हो, चाहे मुखिया हो, चाहे सरपंच हो या मुख्यमंत्री हो, हर क्षेत्र में अगर पुरुष अगर उस पद पर जाकर अपना योगदान दे रहे हैं तो स्त्रियां भी मुखिया, सरपंच, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष, सांसद, विधायक, तरह तरह के क्षेत्र में स्त्रियां भी योगदान दे रही। अर्थात हम देख रहे हैं कि पुरुष के तरह स्त्रियों का भी योगदान है। अगर आपको अगर यह वीडियो अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए। अब हम लोग अभी जितना भी पढ़े ये सारा चीज़ आपको जो ऑब्जेक्टिव में आ जाएगा। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव का किताब होगा तो आप जरूर उल्टा कर देखें, जरूर आएगा। ऐसे हम अगला वीडियो में आएंगे और ऑब्जेक्टिव लेकर आएंगे और आपसे इसी अध्याय का हम जो है आपसे पूछेंगे और आप बिना ऑप्शन का जवाब दीजिएगा। धन्यवाद।